हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी जो थी क्लास 6 इतिहास, ठीक है? उसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। अभी तक साथियों अध्याय 7 जो हैं वो समाप्त किए जा चुके हैं और इसके बाद जो हमारा आज का अध्याय है वो अध्याय 8 रहेगा। और वो अध्याय का नाम क्या है साथियों? वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। तो हम लोग पहले अशोक के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद जो उसकी जो नीतियाँ हैं या कह सकते हैं उसने युद्ध का त्याग क्यों कर दिया था, तो उन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हों तो चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तभी आप चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक है? बहुत ही बेसिक बातें हैं, ठीक? आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएँगे तो आपको कभी आगे दिक्कत नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा राज्य, इस पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के काल में, ठीक है? अशोक के शासन काल में स्तंभलेख, गुहालेख और अभिलेख, इनका जो है बहुत ही अच्छी तरीके से निर्माण कराया गया था। इनका जो काफ़ी ज़्यादा चलन था। अशोक ने ही बहुत सारे जो है स्तंभ लेख बनवाए, बहुत सारे गुहा लेखों का निर्माण करवाया, साथ में बहुत सारे जो है शिलालेख हो गए, ठीक? अभिलेख हो गए, इन सभी का निर्माण करवाया था। ठीक? ऐसा हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं और आगे भी हम लोग बातें करेंगे। एक आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा जो शेर बने हुए हैं, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये पत्थर काट के बनाया गया है। यहाँ पे सिंह आपको देखने को मिल रहे हैं और अशोक के काल में ये क्या किया गया था, पत्थरों को काट के ये बनाकर और एक बहुत विशाल स्तंभ पे, जो कि वो कहाँ स्थित था? सारनाथ में स्थित था, उसके ऊपर इस चिन्ह को स्थापित कराया गया था। आपको ज्ञात होना चाहिए, ये जो चिन्ह है वर्तमान में हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया आप सभी को? अशोक जो था एक महान राजाओं में से एक था। अशोक जो थे महान राजाओं में से एक था। उसने बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, उसने बहुत सारे स्तंभ उत्कीर्ण करवाए और इन अभिलेखों और स्तंभों में होता क्या था? तो ये इसमें होती थी जो राजाओं की कुछ आज्ञाएँ होती थी, राजाओं को जो प्रजा को निर्देश दिया जाता था, वो भी यहाँ पे इसमें उत्कीर्ण करवाया जाता था। राजा की विजयों का उल्लेख होता था, ठीक है? अन्य भी बहुत सारी चीज़ें थीं, तो ये सब इस पे उत्कीर्ण करा जाता था, अर्थात जो अभिलेख या स्तंभ लेख के माध्यम से प्रजा के बीच में उसको ले जाया जाता था। समझ में आया आप सभी को? अब हम लोग बात ये करेंगे कि जो अशोक का साम्राज्य था, ठीक है? वो कैसा था? और इस वंश के बारे में बात करेंगे जिस वंश से अशोक जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अशोक जो हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मौर्य वंश से ये संबंधित हैं। और इस वंश की स्थापना साथियों किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और इनकी सहायता किसने की थी? क्योंकि ये जो एक सामान्य बालक ही था चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसकी सहायता की थी किसने? चाणक्य का आपने नाम सुना होगा। किसने? चाणक्य ने इसकी सहायता की थी राजा बनने में। चाणक्य एक ब्राह्मण था, ठीक है? और धनानंद के द्वारा बहुत ज़्यादा अपमानित किए जाने पे क्या किया, उसने ये एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो धनानंद अर्थात जो नंद वंश है उसका विनाश कर देगा। इसी के चलते उसने मौर्य वंश की स्थापना की, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया, ठीक है? और उसके बाद जो है वो नंद वंश को या धनानंद को पराजित किया। तो अशोक जिस साम्राज्य शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। कितनी साल पहले? लगभग 2300 साल पहले स्थापना की थी। और चाणक्य जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, इनका कौटिल्य भी कहा जाता है। साथ में इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनके नाम है पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त की सहायता की। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है। कौन-सी? अर्थशास्त्र। आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र जो है पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। और इस अर्थशास्त्र में क्या-क्या लिखा हुआ है? तो इस अर्थशास्त्र में जो है मौर्य जो जीवन है या कह सकते हैं जो मौर्य काल में जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे, जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ थीं, तो वो सब इसमें जो है अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं। ठीक है?
तो ये बुक जो है इसके राइटर पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, वंश क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ वंश दिख रहा है, तो वंश आपको पता ही होगा कि एक के बाद दूसरा उसका पुत्र आता है, फिर उसका पुत्र आता है, इस तरीके से है जो वंश है वो चलता रहता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद उनका जब पुत्र आता है उसका क्या नाम था, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, उसका नाम बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन होता है, तो बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं चंद्रगुप्त का जो पोता था वो कौन था, अशोक था। ठीक है, पौत्र था इनका। तो ये तो बात हो गई इनकी एक पीढ़ी के बारे में। चलिए आगे हम बात करेंगे कि साम्राज्य जो होता है, कि कोई साम्राज्य हो तो साम्राज्य एक बहुत विशाल होता है, उसमें बहुत सारे जो होते हैं नगर होते हैं। ठीक है, और इनमें साम्राज्य की क्या होती हैं, राजधानियां होती हैं। जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला कहाँ था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने क्या था, एक मार्ग था। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक ये रास्ता था, कह सकते हैं मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। ठीक, कहाँ पे, उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत हो गया और दक्षिणी भारत हो गया। तो अगर हम उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर जाएंगे तो उज्जैन जो था एक रास्ता था, मार्ग था। और उज्जैन कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। शायद नगरों में क्या थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब भाई नगर है कोई, तो नगरों में क्या होगा, बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो उसमें बहुत सारे व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, अधिकारी हो गए, या अन्य जो मतलब अधिकारी रहे होंगे। ठीक, ये सब जो है उस नगरों में क्या करते थे, निवास करते रहते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या था, किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। अर्थात नगरों में कौन रह रहा है, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार जो रह रहे हैं। लेकिन जो बाकी का जो एरिया था वो एक बहुत विशाल एरिया था, बहुत बड़े क्षेत्र पे था। और उन जो क्षेत्रों में जो है किसान और पशुपालक जो हैं गांवों में बसे थे। ठीक है, जैसा आज भी होता है, नगर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर हम गांव की बात करेंगे तो गांव जो होते हैं बहुत ज्यादा एरिया में फैले होते हैं। इसी तरह वहां पर भी था, कुछ लोग नगर में रहते थे, बाकी लोग जो हैं वो सब कहाँ रहते थे, अन्य क्षेत्रों में रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर जो हिस्सा था किससे भरा था, जंगलों से भरा था। ठीक है, मध्य भारत जो एरिया था तो उसमें जो था ज्यादातर एरिया जंगलों से भरा हुआ था, अर्थात इन एरियाज पे जंगल फैले हुए थे। और वहां पे क्या था, लोग क्या करते थे, फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है भाई, जंगल है तो वहां पे क्या होगा, जंगलों से बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटी हो गई, फल फूल हो गए, ठीक है, या अन्य चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ी हो गई थी, ये सब जंगलों से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो जंगल जो है वो हमारे संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ ही साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में क्या करते थे लोग, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जैसा कि आज भी होता है। ठीक है, अगर कोई साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या होंगे, अलग अलग भाषाओं को लोग प्रयोग करते होंगे, जैसा कि आज भी देख सकते हैं। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भारत है वो सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज होती दिखेंगी। उनकी पहनावा उनका बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, भाषाएं उनकी बदल जाएंगी। जैसे आप क्या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश से आप चले जाइए केरला में, तो केरला में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों का जीवन शैली जो होगी यहाँ से अलग होगी। लोग कुछ अलग प्रकार से भोजन करते होंगे, उनके कपड़े पहनावा अलग प्रकार से होगा, उनकी भाषाएं क्या होंगी, अलग प्रकार से होंगी। ठीक है, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं सांस्कृतिक विविधता, जो कि भारत जो है इससे परिपूर्ण है। अब बात करते हैं राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। ठीक है, देखते हैं। चूंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं, भाई साम्राज्य जो होते हैं कई राज्य मिलकर साम्राज्य बन जाते हैं, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी।
इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। अगर भाई साम्राज्य बड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक, सेनाएँ बड़ी हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई उनको उसके लिए उसको जीविका चलाने के लिए संसाधन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इन्हीं कारण इन्हें बड़ी संख्या में क्या होता था, कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी होती थी, ठीक? संसाधन कहाँ से आते थे? जो सेनाओं के लिए संसाधन या अन्य संसाधन की आवश्यकता होती थी, तो ये संसाधन आते कहाँ से? तो इसके लिए जो साम्राज्य जो होते थे, उसके जो शासक होते थे, वो क्या करते थे? कर व्यवस्था लागू करते थे, ठीक है? और ये कर सभी लोगों से लिया जाता था और इसी कर के माध्यम से वो लोग क्या करते थे? इन संसाधनों की पूर्ति करते थे। समझे आप लोग? साम्राज्य का प्रशासन, अब इस पे हम बात करते हैं। चूँकि जो मौर्य साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है? इसलिए अलग-अलग हिस्सों पे अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है? मतलब उनके कई हिस्से होते थे, जैसे साम्राज्य है उनमें क्या होंगे? कई सारे राज्य होंगे, तो उन राज्यों में क्या होता था? अलग-अलग प्रकार से शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती थी। पाटलिपुत्र और इसके आस-पास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, जो उसके करीब थे, तो उससे सम्राट क्या कर रखा था? उस पे सीधा नियंत्रण रखा अपने हैंड अंदर कर रखा था। इसका मतलब यह है कि इस इलाकों में गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। भाई अगर सम्राट का सीधा नियंत्रण क्या करेगा? वो सीधे क्या करेगा? अधिकारियों की वहाँ पे नियुक्ति कर देगा कि आप जाइए और इन क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, उनमें किसान हो, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी जो भी हैं, ठीक है? तो उनसे क्या करिए आप लोग कर लीजिए, कर इकट्ठा कीजिए और राजकोष में उसको लाके जमा कीजिए। इस तरीके से। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी क्या करते थे? उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। भाई अब अगर अधिकारी कार्य वहाँ पे करेगा, तो उसको भी क्या होगा? उसके लिए काम के लिए उसको वेतन देना पड़ेगा, ठीक है? तो अधिकारियों का जो वेतन कहाँ से आता था? इसी कर जो इकट्ठा होता था, तो इसी से इनके वेतन की व्यवस्था की जाती थी। सेनाओं के खर्च इसी करों से चलाए जाते थे। तो कह सकते हैं कर व्यवस्था जो थी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे। संदेशवाहक क्या करते थे? अब जैसा नाम से स्पष्ट है, अगर संदेशवाहक क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करते थे? घूमते रहते थे। और ये क्या होते थे? राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पे नज़र रखते थे। संदेशवाहक क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक? इनका कार्य यही साथियों होता था कि वो जो न्यूज़ होती है या कोई संदेश होता था, वो क्या करते थे? वो राजाओं तक या शासकों तक पहुँचाते थे। इनका ये कार्य होता था। इन सबके ऊपर क्या था? सम्राट था। सम्राट क्या था? सबसे ऊपर था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। समझे आप लोग? सम्राट था, सम्राट के दरबार में क्या होते होंगे? मंत्री होंगे, महामंत्री होंगे और भी सब चीज़ जो अधिकारी होते रहेंगे, ठीक है? तो उनके माध्यम से उस क्या करता था? नियंत्रण करता था। ये लोग क्या करते थे? राजा को सलाह देते थे। हाँ, उसी आधार पे जो है वो सब समस्त प्रजा पे क्या करता था? एक नियंत्रण स्थापित करता था। ठीक? मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। क्या थे? कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अर्थात अब क्या कहने का मतलब है, बड़े जो थी उनको तो सम्राट ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन बहुत छोटे छोटे केंद्र होते थे, तो उन पे क्या होता था कि जो राजधानियां उनके करीब होती थी, ठीक है, तो उनके माध्यम से जो होता था उन क्षेत्रों पर प्रशासन कार्य किया जाता था। समझे आप लोग? कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। अर्थात जो छोटे राज्य होते थे, ठीक है, आस पड़ोस, तो उन पे क्या कर दिया, राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त कर दिया। और ये क्या होते थे? ये जो राजकुमार होते थे, ठीक है, उनको ये दायित्व वहाँ पे सौंप दिया जाता था। तो राज्यों में क्या नियुक्त होते थे? गवर्नर या राज्यपाल। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पे स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य सिर्फ क्या करते थे? मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे।
जो कि एक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। अब बात क्या हो गई कि भाई अगर आवागमन के लिए चीज़ें हैं, लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, जो मौर्य शासक थे, वो क्या करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए कहते थे। यहाँ से उन्हें क्या होता था, जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, वो उन्हें इकट्ठा किया करते थे। उदाहरण के लिए क्या है कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर-पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबलों के लिए। और दक्षिण भारत जो है सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। जैसे कोई नजराना है, ठीक है? या उनसे कोई भेंट मिली या कोई कर मिला तो कैसे किस रूप में मिलेगा? या तो सोने के बहुमूल्य पत्थर हो गए या अन्य बहुमूल्य जो कीमती पत्थर हो गए, वैसे मिल गया, या अन्य वस्तुएँ हैं, ठीक है? जो महत्वपूर्ण हैं, वो भेंट में मिल गईं। तो इस तरीके से क्या होता था, वो लोग कर, संसाधन कर और जो है भेंट जो है फलस्वरूप जो मिलता था, उसको वो लोग इकट्ठा करते थे। आप लोग समझ गए? अब नज़राना हम लोग जान लेते हैं कि नज़राना क्या होता है। तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जहाँ पर कर जो थे वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नज़राना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अब सच समझिए यहाँ पे, जो कर हो गया, कर क्या है कि एक नियम पूर्वक चीज़ है, मतलब एक नियमित रूप से कि हाँ भाई आपको 1/6 कर देना है और उतना कर नियमित रूप से आपको देना है। ठीक? तो कर तो एक नियमित चीज़ें हो गई। नज़राना क्या हो गया? नज़राना कोई नियमित नहीं है। नज़राने में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती थी। कीमती वस्तुएँ मिल जाती थीं और ये अनियमित थीं, ठीक है? ये कोई नियम पूर्वक नहीं थीं। जब मनचाहा, ठीक है, चीज़ें क्या हों उनको प्राप्त हो गईं, या उन्होंने कहा कि हाँ, आप यहाँ ये कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? नज़राना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या थीं? अनियमित थीं और ऐसा जब भी संभव होता था तो ये नज़राने जो हैं वो प्राप्त किए जाते थे। ऐसे नज़राने क्या थे? विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है? तो इतना समझ लीजिए आप लोग कि कर जो थे वो नियमित ढंग से प्राप्त किए जाते थे और नजराना जो थे, ठीक है, वो अनियमित रूप से प्राप्त किए जाते थे। इतना आप लोगों को समझ लेना है। राजधानी में सम्राट, इसके बारे में बात करते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज ने जो कुछ वहां पे देखा, जो चीजें उसने अपने करीब पाई, तो उन सभी चीजों का क्या किया, एक विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसका अंश जो है वो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ बताने का प्रयास करते हैं। उसने कहा था कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पे शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? जनता के सामने जब कोई सम्राट आता था, ठीक है, तो जो उसकी एक शोभ यात्रा के रूप में क्या होता था, एक जश्न मनाया जाता था, जुलूस कह सकते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था, किसको? सम्राट को। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे घेरे में होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। इनके खाना खाने से पहले खासकर नौकर उसे खाकर चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ऐसा जो है साथियों, ये मेगास्थनीज ने अपनी जो इंडिका पुस्तक है उसमें विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये विवरण को समझ लीजिए ऐसे ही, ठीक है, और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। पाटलिपुत्र के बारे में समझते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है आज के समय में क्या है, जो पटना है, आधुनिक पटना जानते हैं बिहार वाला, तो आज का जो पाटलिपुत्र है वही है। ठीक है, यह एक विशाल और क्या था, एक खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल तो प्राचीर से घिरा था।
उसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी था, काठ से बना था। काठ माने लकड़ी होता है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा था। तो ये तो एक पाटलिपुत्र के विषय में जो है वो विवरण दिया गया है। ये नगर जो था वो किस प्रकार का था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम अशोक के बारे में बातें करेंगे, जो हमारा की विशेष टॉपिक है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक, ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की प्रयास किया। ठीक है, मैंने बताया आपको कि अशोक के काल में क्या था, अभिलेखों का बहुत चलन था। और इन अभिलेखों में जो थे, जो संदेश होते थे जनता के लिए, ठीक, वो सब इस पे उत्कीर्ण करवाए जाते थे। तो ये अशोक ऐसे अभिलेख पहले शासक रहे हैं जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता से संवाद करने का प्रयास किया। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। जी, आप ध्यान रखेंगे, ये एक फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कलिंग युद्ध क्या था? ये अशोक का अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में जो वर्णित किया गया है, ठीक है, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अपने अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। अर्थात क्या कहा जा सकता है कि जो अशोक जब राजगद्दी पे बैठा, जब वो राजा बना, तो उसके 8 वर्ष के बाद क्या किया, उसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ जब उसने इतनी ज़्यादा त्राही देखी कि इतने लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो ये सब उसने देखा, तो उसको कहा कि उससे उसे बहुत ज़्यादा दुख जो है वो पहुंचा है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी भी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और क्या होते हैं, समण भी मारे जाते हैं। ठीक, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो अपने परिजनों को खो देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर युद्ध होगा, ठीक, तो नुकसान तो दोनों पक्षों का होने वाला है। इसमें यह नहीं कि किसी एक पक्ष का नुकसान होगा, नुकसान दोनों पक्षों का होगा। इसलिए मुझे क्या होता है, पश्चाताप हो रहा है, ये अशोक कह रहा है अभिलेख के माध्यम से। अब मुझे धर्म पालन करने और दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। ठीक, अर्थात कलिंग का जो युद्ध है उसमें मारे गए लोगों को देखकर उसका हृदय जो होता है द्रवित हो जाता है और वो निश्चय करता है कि अब क्या करेगा, वो धर्म का पालन करेगा और जो ये दूसरों को ये शिक्षाएं भी देगा। ठीक, धम्म की जो शिक्षाएं होंगी या धम्म नीति जो अपनाएगा, उससे संबंधित जो शिक्षाएं होंगी वो अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो कहा जाता है कि कलिंग के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया, अर्थात बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा बढ़िया है, ऐसा अशोक कहता है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक, एक बहुत बड़ा मैसेज था अशोक का, जनता के लिए हो चाहे अपने जो आने वाली जो संतानें हैं जो शासक बनेंगी उनके लिए हो, तो एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो कुल मिला के इसका जो सार है साथियों वो क्या है कि अशोक जो है वो कलिंग युद्ध में जो लोग मारे गए थे, तो उसको देख के उसका मन द्रवित हो जाता है। उसने जो होता है ये युद्ध की नीति को छोड़ देता है, धम्म नीति को अपना लेता है। ठीक है, और कह सकते हैं बौद्ध धर्म का जो है ये अनुयायी हो जाता है। ठीक है, धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का क्या है, प्राकृत रूप है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में हम बात करते हैं।
कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है वो जो तटवर्ती है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ उड़ीसा जो है, ठीक है, उसका क्या है, प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक के कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीतना चाहा। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये इतना भयंकर युद्ध होता है कि इसमें इतनी ज़्यादा हिंसा होती है, इतना ज़्यादा खून खराबा होता है, जिसे देखकर जो अशोक था उसकी जो युद्ध से क्या हो गई, वितृष्णा हो गई। अर्थात वो है युद्ध को उसने त्याग दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा उसका जो है मन वो द्रवित हो जाता है। भाई इतने भयंकर खून खराबा हुआ था, इतने लोग मारे गए, ठीक है, तो उसको देख के वो क्या हो गया, द्रवित हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अशोक का धम्म क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अशोक का धम्म, इसमें क्या होता है साथियों कि किसी देवताओं की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझिएगा कि धम्म है क्या, मतलब धम्म है इसका अर्थ क्या है। तो इसमें ना तो किसी देवता की पूजा की जाती है, ठीक, ना तो किसी कर्मकांड को अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें कि और बुद्ध से उपदेश दें, उससे प्रेरित हुए थे। मतलब ये हो गया कि उनका कहना ऐसे ये है कि जैसे क्या होता है, एक पिता होता है, वो क्या करता है, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षाएं देता है कि उसका पुत्र जो है वो आगे चल के एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो अशोक ने जो ये नीति अपनाई है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि वो उन शिक्षाओं को प्रजा तक लेके जाएगा जो जिससे क्या होगा कि प्रजा जो होगी अच्छे क्रियाकलाप कह सकते हैं, अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं उन शिक्षाओं को उनके बीच रखेगा जिससे क्या होगा, उनमें परिवर्तन आए, ठीक है, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। तो ये उसकी धम्म नीति थी। और वो उन शिक्षाओं को लेके गया जिससे कौन, जिसने वो बुद्ध के द्वारा प्राप्त की थी, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उससे जो वो प्रेरित हुए थे, कौन, अशोक, ठीक, तो उन शिक्षाओं को प्रजा तक लेके जाने का उसने निश्चय किया। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनमें साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। अब समझिए कि जैसे कोई एक बहुत विशाल साम्राज्य है साथियों, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई एक धर्म तो मानेगा नहीं, तो वहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई धर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग धर्म हैं, ठीक, तो उनमें टकराव होना लाजमी है, ठीक। तो ऐसा कभी कभी ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती थी कि लोगों में क्या हो जाता था, टकराव उत्पन्न हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े भी देखने को मिलते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। क्या समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, कि जो मेन मुद्दा है वो है कर्तव्य। मनुष्य को अगर उसके कर्तव्य से भान करा दिया जाए या उसका परिचय करा दिया जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। ऐसा अशोक ने सोचा। इसलिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी की, धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें क्या था, जो धम्म जो था उनका उसकी समझ थी, या कह सकते हैं उनको जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनकी समझ थी उनको। और ये धम्म महामात्र जो होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों से संवाद करते थे और धम्म की जो शिक्षाएं हैं लोगों को प्रदान करते थे, ठीक। आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर क्या किया, शिलाओं पे, स्तंभों पे खुदवा दिया। उसने क्या किया, लोग अपने अधिकारी भेजे लोगों के पास कि जाइए अपनी शिक्षाएं दीजिए। उसके साथ साथ उसने क्या किया, एक और चीज अपनाई कि उसने बड़े बड़े पत्थरों के शिलालेख थे उन पे अपनी शिक्षाएं जो थी उस पे उत्कीर्ण करवा दी, जिससे कि लोग क्या करें, पढ़कर, जो पढ़ सकते थे तो वो पढ़ के उसकी शिक्षाएं प्राप्त कर सकें।
जो नहीं पढ़ सकते थे तो उसके लिए अधिकारी उनके पास गए, उनको मौखिक रूप से शिक्षाएं प्रदान की। ठीक, तो हर संभव प्रयास अशोक ने किया जिससे कि जो धम्म की शिक्षाएं हैं वो उसकी प्रजाजन तक पहुंच सके। ठीक है, अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, उसने सबके लिए किया, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग के लिए किया। लिखवा दिया अभिलेख पे, छोड़ दिया नहीं। अभिलेख पे तो वही पढ़ पाएगा ना जिसको पढ़ने की समझ हो। और आपको पता होना चाहिए कि साम्राज्य में सारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो इसलिए उसने अधिकारियों के माध्यम से करवाया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उसने सिर्फ भारत में नहीं किया कि उसने सिर्फ भारत में धम्म नीति का प्रचार करवाया हो, उसने अन्य देशों में भी अपने राजदूत भेजे। जाइए आप इन देशों में भी क्या करिए, जो धम्म की शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म का है वो प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, अशोक ने और क्या किया, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक, उसने क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, बहुत सारे काम किए। लोगों के लिए सड़कें बनवा दी जिससे कि उनका आवागमन अच्छा हो सके, कुएं खुदवाए जिससे कि उनको जल की एक बेहतर तरीके से प्राप्ति हो सके। उसने विश्राम गृह बनवाए जिनके पास जो बेघर हैं या जो कहीं से बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, जिससे वो विश्राम कर सके वहां पे। ठीक, ये भी किया उसने। उसने क्या किया, मनुष्यों और जो जानवर होते थे उनकी चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं की, उनके लिए चिकित्सक नियुक्ति की। ठीक है, तो अशोक ने जो है धम्म नीति अपनाने के बाद बहुत सारे कार्य किए। अपनी प्रजा के लिए कुछ अशोक ने संदेश दिए। ठीक, ये भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। लोग विभिन्न अवसर पर क्या करते थे, अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्राएं शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। और अशोक ने ये कहा कि ये कर्म कांड जो हैं वो किसी काम के नहीं है। जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कुछ काम आपका आ गया, ठीक, आप बीमार हो रहे हैं तो उसके लिए हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, विवाह पे, तो इन सब बातों, ये सब कर्मकांड हैं और इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसके बदले आप क्या कीजिए कि लोग जो हैं दूसरी रीतियों को माने, ठीक, तो आप ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, जो रीतियों, दूसरी रीतियों के बारे में जो अशोक कह रहे हैं, तो आखिर में रीतियाँ हैं क्या? आइए जानते हैं ये रीतियाँ क्या हैं। अपने दासों और नौकरों साथ क्या कीजिए, आप अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर आपके लिए कोई कार्य कर रहा है, आपका दास है, ठीक है, या नौकर है, तो आप उसके प्रति क्या रखिए, एक सहानुभूति रखिए, एक सम्मान का भाव रखिए, एक अच्छा व्यवहार कीजिए। बड़ों का आप आदर कीजिए। सभी जीवों पर क्या करिए, दया कीजिए। और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान भी दीजिए। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना है। ठीक, सभी धर्मों का आदर करना है। दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं। अगर अपने धर्म की आप प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरों धर्म को निंदा कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। ठीक, आप अपने भी धर्म का सम्मान कीजिए और साथ में जो दूसरे का धर्म है उसका भी सम्मान आप कीजिए, ऐसा अशोक ने अपने धम्म में कहा है। हर किसी को दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये नहीं कि हम इतने कट्टर हो गए कि हम दूसरे धर्म का अनादर कर रहे हैं। ठीक, सभी धर्मों का आप सम्मान कीजिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में क्या है, वह अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा अशोक ने कहा। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे धर्म की आप निंदा कर रहे हैं। अरे, अगर कोई दूसरा धर्म है, अगर कुछ उसमें अच्छा है, ठीक, उसकी जो शिक्षाएं अच्छी हैं या कुछ उसमें विश्वास उनके हैं, ठीक है, तो उनको समझने के प्रयास कीजिए। ठीक है, और उनका आदर कीजिए। तो ये अशोक की जो थी वो कुछ संदेश थे जनता के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे जो है समाप्त हो जाता है। कुछ अन्यत्र में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए क्या है इसमें।
मौर्य साम्राज्य से उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले की बात करें, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। क्या? चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से द्वारा बनाई गई। हम चीन की दीवार की बात कर रहे हैं। तथा पत्थर और ईंट से बनी। इसकी दूसरी सतह जो है सड़क जैसी चौड़ी है। ऊपरी सतह जो है, इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और 100 या 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है। तो ये चीन के बारे में, चीन की जो दीवार है उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त आपका हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। और इनमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग रखेंगे, और आज के लिए धन्यवाद।